नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अब की बार 400 पार, ये नारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लगा दिया, पूरे देश में फैल गया, एक विमर्श बन गया। आप कह सकते हैं कि एक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री ने ये 400 का नारा दिया। वैसे 400 का नारा जो है वो आप अगर देखें तो 2019 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को संसद में कम से कम 400 का समर्थन हासिल था। 353 सीटें तो एनडीए की ही थी। उसके अलावा जो है बीजू जनता दल, वाईआरसीपी और दूसरे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनका समर्थन अगर जोड़ लें तो बीजेडी भी इसमें शामिल है, तो आपको 400 की संख्या मिल जाएगी। फिर सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने नारा क्यों दिया, और उससे बड़ा सवाल जिस पर आज चर्चा करने वाला हूँ वो ये कि इसका ज़मीनी हकीकत से कितना वास्ता है, कितना वास्तविकता के करीब है, कितना दूर है, केवल नारा बनकर रह जाएगा या ये वास्तविकता में बदलेगा। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक बात का ध्यान रख लें कि 1952 से अब तक 2019 तक जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उनमें सिर्फ एक बार जो है कोई पार्टी 400 पार गई है। अब जब हम बात करेंगे 400 पार की, तो हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी ने जो 1984 में इस संख्या को हासिल किया था, 415 सीट और 49% वोट। ये उपलब्धि जो है और किसी को, जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिली, इंदिरा गांधी को नहीं मिली, उसके बाद किसी नेता को नहीं मिली, और 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिली। तो तुलना करने के लिए 1984 की परिस्थितियों और 2024 की परिस्थितियों की बात करें, लेकिन 2024 में क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा, ये हमको मालूम नहीं है, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन 2019 में क्या हुआ ये हमको मालूम है। तो अगर 2019 और 1984 की तुलना करें तो 2024 के बारे में एक अंदाज़ा लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। 1984 में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सफलता मिली थी, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दो राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस को ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। कांग्रेस को केवल 16 सीटें बंगाल में मिली थी और आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर सीटें जो है एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें 2019 की, तो उसको दक्षिण में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसको भी नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो है बम्पर सफलता मिली। जिस तरह से स्वीप किया था कांग्रेस पार्टी ने 84 में, बीजेपी ने भी स्वीप किया। पश्चिम बंगाल में उसको 18 सीटें मिली, 42 में से कांग्रेस को 16 मिली थी। उसके अलावा कर्नाटक में स्वीप किया था उसने 25 + 1 26, 28 में से 28 में से 26 जो है 25 खुद जीती थी, एक उसके समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार जीती थी। तो कुल मिलाकर समानता अगर आप देखें तो 1984 में कांग्रेस पार्टी पीक कर गई थी। उसको तमिलनाडु में भी सफलता मिली थी, उसको केरल में भी मिली थी, और उसको जो है आंध्र प्रदेश अगर छोड़ दें दक्षिण के राज्यों में तो पूरे दक्षिण में सफलता मिली थी, जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में कर्नाटक के अलावा नहीं मिली। तो एक फ़र्क ये है, जब 400 की बात करते हैं तो 1984 में कांग्रेस पार्टी पीक कर गई थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ने की गुंजाइश है तमिलनाडु में, केरल में। अब चूंकि प्रदेश का बंटवारा हो चुका है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में बढ़ने की गुंजाइश है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां 1984 में कांग्रेस के जितने अनुकूल थी उससे बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं, तो बीजेपी के बढ़ने की संभावना है। तो एक बात तो ये हो गई, लेकिन केवल बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करेंगे तो सही परिणाम पर नहीं पहुंचेंगे। हमको तुलना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी 1984 की और एनडीए की 2019 की परफॉर्मेंस और 2024 की संभावना की। इन दोनों को अगर दृष्टि में रखेंगे तो हम एक जो है सच्चाई के करीब वाले नतीजे पर पहुंच पाएंगे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 37-38% वोट मिले थे और 303 सीटें मिली थी।
एनडीए को 353 सीटें मिली थी और 45% वोट मिले थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि 1984 में जो कांग्रेस पार्टी थी और 2019 में जो एनडीए था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। अंतर अगर आप देखें तो कांग्रेस उस समय पीक कर गई थी, उसके और राज्यों में बढ़ने की गुंजाइश बची नहीं थी। एनडीए के और खास बीजेपी और एनडीए के बढ़ने की संभावना 2024 में ज़्यादा है। अब 1984 और 2024 इनकी तुलना करें तो राजीव गांधी को आप याद कीजिए, उनको एक सहानुभूति लहर का फ़ायदा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव में जा रहे हैं, तो ये 400 का जो नारा है वो कई काम करता है एक साथ। एक, इसने एक नेशनल नैरेटिव गढ़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है वो 400 पार कर सकता है। अब उसके जो विरोधी हैं वो ये बताने में लगे हैं कि एनडीए 400 पार नहीं कर सकता। अब आप देखिए, आप किसी भी विपक्षी दल को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि उनका अपना या उनके गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली हैं। तो जो विपक्ष की परफॉर्मेंस है वो बैकग्राउंड में चली गई। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और विपक्ष कांग्रेस सहित जो है वो उस दावे को नकारने में लगा है। तो एजेंडा बीजेपी ने तय कर दिया, 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये बहस जो है देश में चुनाव के समय हो रही है। तमाम और मुद्दे हैं, लेकिन ये बहस का केंद्र बिंदु है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करेगा कि नहीं करेगा। अब ये जो है ये लोगों के मन में बात बैठ गई है। तो जो महत्वाकांक्षी अगर आप लक्ष्य रखते हैं, केवल चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चुनाव की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप एक महत्वाकांक्षी बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए आपका प्रयास भी बड़ा हो जाता है। आप ज़्यादा ताकत लगाते हैं, आप ज़्यादा संसाधन लगाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो एक तो ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा लक्ष्य रख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उसके लिए 400 पार अगर जाना है तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना 2019 में मेहनत की थी उससे काम नहीं चलेगा, उससे 400 के नीचे ही रह जाएंगे। तो उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पार्टी का संसाधन, पार्टी का संगठन सब लगे हुए हैं कि 400 की संख्या पार करना हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अब यहाँ एक गुंजाइश बनती है विपक्षी दलों के लिए कि अगर वो 400 पार करने से भाजपा को रोक सकते हैं तो 4 जून के बाद उनका जो नैरेटिव होगा वो समझिए इस बात को, वो कहेंगे कि हमने बीजेपी को 400 पार जाने से रोक दिया। तो उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मिलने वाला है। मिलने वाला ये है कि उनको एक फेस सेविंग मिल जाएगा कि उनकी अपनी जो कमज़ोरी है, उनकी जो असफलता है वो ढक जाएगी। वो इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे कि बीजेपी का जो दावा था, प्रधानमंत्री का जो नारा था, वो हमने पूरा नहीं होने दिया। तो हमारी ताकत की वजह से, हमारे प्रयास की वजह से एनडीए जो है 400 पार नहीं कर पाया। तो ये उनके लिए है। लेकिन 400 के नारे में एक और बात है। 400 का महत्वाकांक्षी नारा देने से, ये लक्ष्य रखने से एंटी इनकम्बेंसी की जितनी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को इस 400 के नारे ने दबा दिया है। 400 का नारा मतलब 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस। बेहतर परफॉर्मेंस कब होती है? जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। तो एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दे दिया है कि हमारी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमको 2019 में जितना समर्थन मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा। अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो 2024 में जब 4 जून को नतीजा आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी तो दावा कर ही सकते हैं, और दावा इस आधार पर उनके दावे में दम लगता है कि 2014 में जो मिला था उससे बेहतर किया था 2019 में, और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे हैं 2019 की तुलना में। 2019 की तुलना में कांग्रेस पार्टी, खासतौर से क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी दल है, वो ज़्यादा कमज़ोर हुई है। 2019 में राहुल गांधी अपना चुनाव अमेठी से हार गए। इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
वो पार्टी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इस बार दोनों पदों पर नहीं है, दोनों स्थितियों में नहीं है। उसके अलावा जो इंडिया अलायंस बना है वो कोई अपना एक एजेंडा, एक विमर्श, एक राष्ट्रीय विमर्श गढ़ने में नाकाम रहा है। उसके विमर्श का केंद्र भी वही है कि मोदी को इस बार नहीं आने देंगे, मोदी को रोक देंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारी ये उपलब्धि होगी। ये चर्चा पीछे चली गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा जो है वो उसने एक तो विपक्ष के हौसले को पस्त कर दिया, कमज़ोर कर दिया है कि भाई बीजेपी 400 पार न करने पाए, सारी ताकत विपक्ष की इसमें लगी है। हम कितना हासिल करें इसकी कोई चर्चा खुद विपक्ष नहीं कर रहा है। तो ऐसे में लोगों को क्यों भरोसा होगा कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है या कांग्रेस पार्टी बेहतर करने वाली है या जीतने वाली है। तो जब ये विश्वास ही, मतलब नारे के रूप में भी, जुमले के रूप में भी अगर आप ये विश्वास लोगों को दिलाने में या आश्वासन दिलाने में या ये लक्ष्य रखने में कि हम 272 पार कर जाएंगे अगर नाकाम हैं, तो फिर आप पर भरोसा क्यों करें। देश में हर चुनाव में होता है, एक बड़ा मतदाता वर्ग होता है जो इस आधार पर वोट देता है कि जीत कौन रहा है। यहाँ 2024 के चुनाव में जीत कौन रहा है ये पहले से तय है। सत्तारूढ़ दल तो मान ही रहा है, उसका तो भाई लक्ष्य ही है, लेकिन उसके विरोधी विपक्षी दल भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अब जाकर चौथे चरण के चुनाव प्रचार में उन्होंने जाकर कहा है कि मेरी गारंटी है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और दूसरी बात यह है, ये एक नेगेटिव जो है थिंकिंग है, एक नेगेटिव प्रचार है कि हम इनको नहीं बनने देंगे। वो ये नहीं कर रहे हैं कि हम बनेंगे। अगर वो ये दावा करते कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे या कोई भी इंडी गठबंधन के किसी नेता का नाम लेते कि हमारी सरकार बनेगी और ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तब लोगों को थोड़ा सा एक मन में भरोसा होता कि शायद ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है, इस पर चर्चा होती, विचार होता। ज़रूरी नहीं कि उसके पक्ष में जो है वो जनमत मुड़ जाता, लेकिन चर्चा में ये बात आ जाती। तो नेतृत्व नहीं होने से नेतृत्व की चर्चा ही नहीं है। तो एक बड़ा एस्पेक्ट जो है चुनाव का, जो नेतृत्व का होता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, किस तरफ से, उसकी चर्चा विपक्ष में हो ही नहीं रही है। उनके पास कोई नेता नहीं है या नेता जो हैं उन पर मतैक्य नहीं है, उस पर सहमति नहीं बनी है। और जिस तरह का बयान क्षेत्रीय दलों की ओर से आ रहा है, अब तक आया है, उससे एक ये संदेश जा रहा है कि मान लीजिए, मैं तो उसे असंभव मानता हूँ, लेकिन तर्क के लिए मान लीजिए कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में के करीब आ जाता है, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता है, तब भी वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर विचार करने को तैयार नहीं है, उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता की स्वीकार्यता विपक्ष में ही नहीं है, तो जनता में कैसे होगी। तो 1984 का चुनाव देखें और 2024 का चुनाव देखें तो आपको समानता एक तो ये दिखाई देगी कि 1984 में भी ये तय था कि नतीजा क्या होने वाला है। किसी को कोई शंका नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सवाल था कितनी सीटें। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस को 415 सीटें मिलेंगी। उस समय भी लग रहा था बहुत से राज्यों में, बहुत से चुनाव क्षेत्रों में कि लड़ाई है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन जब नतीजा आया तो पता चला कि कोई मुकाबला नहीं था। 2024 में भी मेरा मानना है कि एक साइलेंट वेव मोदी के पक्ष में चल रही है और मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव कोरोना के दौरान ही जीत गए थे। वो जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का फैसला और आर्थिक मदद देने का फैसला हुआ, देखिए संकट के समय, फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, संकट के समय भूख लगने पर अगर भूखे को आप रोटी देते हैं तो वो कभी जीवन में भूलता नहीं। और गरीब आदमी जो है वो कुछ भी हो सकता है, एहसान फरामोश नहीं होता। उसने देखा है कि जब उसके सामने अंधेरा छा गया था
रोजगार का कोई साधन नहीं था, आय का कोई साधन नहीं बचा था और परिवार के भूखों मरने की नौबत थी, ऐसा मंजर सामने नज़र आ रहा था। तब नरेंद्र मोदी जो है वो एक तरह से अवतार के रूप में सामने आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बिना किसी भेदभाव और बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचाया उन तक। ये बात लोगों के मन में है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव के दो बड़े मुद्दे हैं, राम और राशन। राम का मुद्दा जो है वो बहुत से लोगों को लग रहा है कि वो जितना उभार उसका था, जितना ज्वार उसका था 22 जनवरी 2024 को, अब वो नहीं रह गया है। मैं मानता हूं कि वो मुद्दा लोगों के मन में बैठ चुका है, समाहित हो चुका है। लोगों के मन में ये बात आ चुकी है कि राम मंदिर बना इसलिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। और ये जो बयान कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे, तो ये नरेंद्र मोदी को जितना उनके ऊपर व्यक्तिगत हमला होगा, जितनी उनको गाली दी जाएगी, जैसे संजय राउत ने बोला कि औरंगज़ेब को गाड़ दिया था मोदी, तू क्या है, तुझे बिगाड़ देंगे, ये सब बातें लोगों को पसंद नहीं आती। मोदी पर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए पिछले 22-23 सालों का, जब जब व्यक्तिगत हमले हुए हैं तब तब मोदी को उसका राजनीतिक लाभ मिला है। ये बात आज तक 22-23 साल में किसी विपक्षी नेता को, दल को समझ में नहीं आ रही। उसके बावजूद वो लगातार हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी का सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो एंटी मोदी है। एंटी मोदी सरकार नहीं, सरकार के विरोध में जितनी बातें वो करते हैं उससे ज़्यादा मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। और उन्होंने 2019 के चुनाव में अभियान को वो पीक पर ले गए थे, जब चौकीदार चोर है का नारा लगवाया था उन्होंने, और उसका नतीजा क्या हुआ ये वो देख चुके हैं। तो अगर 1984 की परिस्थितियों की तुलना करें और 2024 की परिस्थितियों की तुलना करें, 1984 के रिज़ल्ट की और 2019 के रिज़ल्ट की तुलना करें, तो आपको दिखाई देगा कि मोदी का जो नारा है 400 पार का, वो सच्चाई के बहुत करीब है। उसमें दो बाधाएं मुझे नज़र आती हैं। मोदी को बिहार में और महाराष्ट्र में सहयोगी दलों की ज़रूरत है। अगर 400 के नारे को साकार होने से कोई रोकेगा तो ये दो राज्य हैं, बिहार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुझे ईमानदारी से कह रहा हूँ अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। ये जो पार्टियाँ टूटी हैं, एनसीपी और शिवसेना, उनमें से किस फैक्शन के पास वोट है, किसका वोट कौन ट्रांसफ़र करा पाएगा, किस में वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता है, किस में नहीं है, कैसे कांग्रेस को वोट देंगे शिवसेना के लोग, ये सवाल है, या कांग्रेस के लोग शिवसेना को जो उद्धव ठाकरे की है उसको वोट देंगे, ये सवाल है। इन सब सवालों का बड़ा स्पष्ट कोई जवाब मिल नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र में 2019 में भारतीय जनता पार्टी, या बल्कि कहें एनडीए को 41 सीटें मिली थी 48 में से, 41 आउट ऑफ 48, और बिहार में 39 आउट ऑफ 40। तो ये दो राज्य ऐसे हैं जिसमें अगर एनडीए अपनी परफॉर्मेंस दोहरा पाता है या अपनी परफॉर्मेंस के आसपास भी पहुंचता है, तो मेरा मानना है कि 400 का नारा हकीकत में बदल सकता है। अगर इन दो राज्यों में एनडीए की परफॉर्मेंस 2019 की तुलना में ख़राब होती है, तो जो बढ़त उसको उत्तर प्रदेश में मिल रही है, उड़ीसा में मिल रही है, उसको जो तमिलनाडु में मिलेगी, केरल में मिलेगी और उसके अलावा दूसरे राज्यों में मिलेगी, वो सब बढ़त जो है वो 400 के पार नहीं ले जा पाएगी। तो 400 पार के रास्ते में महाराष्ट्र और बिहार खड़े हैं। वहाँ एनडीए की परफॉर्मेंस कैसी होगी ये तय करेगा कि एनडीए 400 पार करेगा या नहीं। बिहार में एनडीए के पिछली परफॉर्मेंस को दोहराने की संभावना ज़्यादा लगती है, उसके करीब, बल्कि 40 में 39 मिलेगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके बहुत करीब है। जेडीयू एक कमज़ोर कड़ी है एनडीए के अलायंस में बिहार में, उसको कितनी सीटों का नुकसान होता है इसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन उसको नुकसान होगा ऐसा लग रहा है। हो सकता है आखिर में, क्योंकि ये चुनाव, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है।
वोट उनके नाम पर पड़ेगा, नीतीश कुमार के नाम पर नहीं पड़ेगा या किसी भी राज्य में दूसरे नेता के नाम पर नहीं पड़ेगा। वोट जो है पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। और आखिर में सब बदल जाता है। लोगों को लगता है कि उम्मीदवार को छोड़ो, पार्टी को छोड़ो, मोदी के नाम पर वोट दो। अगर ये चल गया तो आप समझ लीजिए कि बिहार में एनडीए उस परफॉर्मेंस 2019 की परफॉर्मेंस के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन यही बात मैं विश्वासपूर्वक महाराष्ट्र के बारे में नहीं कह सकता। महाराष्ट्र में एनडीए की परफॉर्मेंस या तो 2019 से बेहतर भी हो सकती है। ये निर्भर करेगा कि एनसीपी जो अजीत पवार की है और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो कितना वोट ला पाती है। उन दोनों पार्टियों की परफॉर्मेंस तय करेगी कि महाराष्ट्र में एनडीए कैसा करेगा। और जिस तरह के बयान शरद पवार के आ रहे हैं कि चुनाव के बाद 4 जून के बाद जो है जो क्षेत्रीय दल हैं उनको विचार करना पड़ेगा कांग्रेस में मर्ज होने का, वो एक निराशा का प्रदर्शन है, निराशाजनक बयान है। उन्होंने मान लिया है कि क्षेत्रीय दलों का अब कोई राजनीतिक भविष्य ज़्यादा लंबा है नहीं। उनको अगर पॉलिटिकली सर्वाइव करना है तो कांग्रेस के साथ मर्ज करना पड़ेगा या कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा। तो ये सब बातें चुनाव के बीच में जब आती हैं तो एक निराशा और हताशा का संकेत देती हैं। तो क्या महाराष्ट्र का चुनाव जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसके खिलाफ जा रहा है? कम से कम शरद पवार का बयान जो है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। तो महाराष्ट्र और बिहार, अगर इन 2 राज्यों को एनडीए ने संभाल लिया, बीजेपी ने संभाल लिया, तो 400 का नारा हकीकत में बदल सकता है, वास्तविकता में बदल सकता है। नहीं तो 400 के नारे से मतलब यानी 400 सीटों से एनडीए थोड़ा पीछे रह जाएगा। बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। 353 जो है, जब ये नारा नहीं था तब भी जो है अपने दम पर एनडीए ला चुका है 2019 में। केवल जो है 47 सीटों का अंतर है। और बीजेपी की सीटें अलग अलग राज्यों में जिस तरह से बढ़ रही हैं, दक्षिण में भी उसका खाता खुलने जा रहा है। ख़ासतौर से तमिलनाडु और केरल की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में उसकी सीटें बढ़ने जा रही हैं, आंध्र प्रदेश में उसका खाता खुलेगा। इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि ये 2 राज्य अगर संभल गए तो 400 पार जा सकता है एनडीए, नहीं तो पीछे रह जाएगा। इतनी है ज़मीनी हकीकत। अब आप देखिए 4 जून को क्या नतीजा निकलता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।